जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। रोजाना की तरह जब फिर हाजिर है उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपके अपकमिंग एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ये जानने के लिए कि किस तरह से हम मिनिमम टाइम में मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी अटेन कर सकते हैं आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की 29 सितंबर 2025 के उन इवेंट्स की जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। आज की पहली और बड़ी खबर जो रही वो निकल कर आई भारत के क्रिकेट जगत से। क्रिकेट जगत में भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर यह कप अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा वर्जन है, जहां एक तरफ सेना ने पाकिस्तान को हराया वहीं दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम। बॉयकॉट से लेकर एशिया कप की विक्ट्री तक, इस एशिया कप की शुरुआत अगर कही जाए तो बॉयकॉट हो रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा था। और फाइनली भारत ने इसी टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान को हराकर शायद भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल जो है वो जीत लिया। मैच आप लोगों ने देखा है, पर मैच से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम आप लोगों के लिए कंपाइल करके लेकर आए। चलिए देखते हैं किस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से आई। तो पहले तो इसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वां एशिया कप खिताब जीता है। एशिया कप की शुरुआत अगर की जाए तो 1984 में इसकी शुरुआत यूएई में हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इसे आयोजित करती है। प्रारंभिक दौर यह टूर्नामेंट ओडीआई फॉर्मेट में होता था, बाद में से T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा अब तक 9 बार एशिया कप जो है जीतने वाली टीम बनी है। श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर। एशिया कप 2025 की मुख्य बातें अगर की जाए तो इसे यूएई में इसे खेला गया और फाइनल दुबई में हुआ है। टूर्नामेंट विजेता भारत रहा है। फाइनल के हीरो तिलक वर्मा और कुलदीप यादव रहे हैं। और हाईएस्ट स्कोरर की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा और हाईएस्ट विकेट टेकर की बात की जाए तो कुलदीप यादव, जिन्होंने 17 विकेट जो है वो गेन किए। ऑल दो क्योंकि भारत ने ट्रॉफी को कलेक्ट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तानी लीडर वो ट्रॉफी देना जा रहा था, पर हाँ, ट्रॉफी न जीत के भी भारत ने काफी कुछ जीता है। अब कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एमपीपीएससी में क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से सवाल देखा था कि कौन सी लोकेशन पे वो हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एशिया कप 2025 आयोजन किस देश में हुआ है। 2025 के फाइनल ये तो शायद न पूछा जाए, पर भारत ने अभी तक कितने एशिया कप जीते जा चुके हैं, तो ये बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। अगली जो बड़ी न्यूज है वो भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अलंकरण से हमें 2024 के लिए सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। भारत के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोनू निगम को जो लता मंगेशकर अलंकरण है या लता मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। आइए इस न्यूज को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या चीजें यहां से हम लोगों के लिए एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण। सुनिए, 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार इंदौर में आयोजित समारोह में गायक सोनू निगम को दिया गया। ये ध्यान रखिएगा 2024 का। 2025 का जो है वो शंकर एहसान लॉय को मिलने वाला है, परंतु ये न आने के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया जो बाद में दिया जाना। अच्छा, इस पुरस्कार का इतिहास देखा जाए तो इसकी स्थापना 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने की। उद्देश्य इसका भारतीय शास्त्रीय सुगम संगीत और फिल्म संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करना है और ये भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की संगीत विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। संगीत स्वर कोकिला खंडवा से बिलोंग करती थी और यहाँ से कई सारे अकेडमी से संबंधित सवाल भी जो है वो हमने प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन हो सकता है तो सुनिए, लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई। 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2025 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किस संगीतकार समूह को दिया जाना प्रस्तावित है या दिया गया है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में देख सकते हो। ये वो 2 खबरें जो महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर के प्रति। अगली बड़ी खबर जो है वो हमने पीआईबी से ली और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सूचित किया कि भारत का कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ये भारत के लिए निश्चित एक बड़ी खुशखबरी। आइए इस न्यूज को एनालिसिस करते हैं। अगर बात की जाए तो 27 सितंबर को यूनेस्को की जो 37 इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल आईसीसी मेंस इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसका जो बैठक हुआ, उस बैठक में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व
जो लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये शुष्क और ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। उच्च हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और दुर्लभ वन्यजीव औषधीय पौधों का भी इसका आवास है। सामुदायिक जीवन सतत विकास मॉडल के रूप में इसे मान्यता मिली है। अब इस स्थान के साथ में भारत के कुल 13 जो स्थान है उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व अब यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किए जा चुके हैं। यूनेस्को के बारे में अगर बात की जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई, जिसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में सिचुएट। बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं तो सुनिए, हाल ही में किस भारतीय बायोस्फेरिक रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को ने के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अब तक भारत के कितने स्थल शामिल है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है और यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो इस तरह से हम न्यूज का एनालिसिस करके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है वो ढूंढते हैं। सेशन अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जाइएगा नहीं, अभी और भी कंटेंट आपके लिए आज से बाकी। अगली अगर बड़ी खबर देखी जाए तो वो सेम सेगमेंट से हमको देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के तहत जानकारी दी कि बिहार के 2 बड़े स्थल, जिनमें एक का नाम है आपका गोकुल जलाशय और दूसरे का नाम उदयपुर लेक, उन्हें रामसर कन्वेंशन की साइट्स में इंक्लूड किया गया है। सो बिग न्यूज इज देयर दैट टू बिहार वेटलैंड जॉइंस ग्लोबल लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट और रीट्वीट जो है वो हमें देखने को मिला। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं वो आप देखिए। अगर मैं बात करूं तो रामसर से कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। सुनिए, भारत के 2 नए रामसर स्थल हैं जो बिहार में स्थित है। इस तरह भारत में कुल रामसर की संख्या 93 जा पहुंची। गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला बिहार में स्थित है और उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण जिला बिहार में स्थित है। उदयपुर झील, उदयपुर जो राजस्थान का एक शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, अब वैसा ही एक नाम आपको चंपारण में मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब तक भारत के कुल 93 रामसर स्थल हो चुके हैं जिनका क्षेत्रफल 13,60,719 हेक्टेयर के आसपास में है, ये याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात की जाए तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में इसे हुआ किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा है। 1975 से ये लागू है और भारत 1 फरवरी 1982 को इसका सदस्य बना है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स है उनका संरक्षण और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना है। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड इनका मोटिव है। इसका मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2 फरवरी हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, और इसमें 170 से अधिक देश जो है इसके सदस्य। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा सकते हैं तो सुनिए, हाल ही में भारत के किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? कितने 2025 तक रामसर स्थल भारत में है? भारत ने रामसर कन्वेंशन की सदस्यता कब प्राप्त की है और रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित किया गया है, साइन किया गया है? ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो फिर हमने पीआईबी से ली, जहां कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो कॉन्फ्रेंस है उसे इनॉग्रेट किया। ये 4th एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड के एक फूड बास्केट के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, पैकेजिंग हो गया वहां की, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको नई नई इंडस्ट्री के लिए सेटअप के लिए कॉन्फ्रेंस जो है इसे आयोजित किया। कुछ बेसिक चीज यहां से निकल कर आती है जिसको एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। सुनिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का 4th संस्करण, 4th जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई। इसका आयोजक है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उम्मीद की जा रही थी कि 76,000 करोड़ रुपीस के एमओयू साइन होंगे, पर वो बढ़ के शायद 1.2 लाख करोड़ रुपीस तक अभी तक हो चुके हैं। कंपनी अमूल, आईटीसी हो गया, पेप्सिको, नेस्ले, ब्रिटानिया आदि इस कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। उद्देश्य भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहां होने वाली है जिसको नितिन गडकरी, चिराग पासवान को चेयर करेंगे, और डेयरी हो गया, पे हो गया, कन्वेंशनरी पैकेजिंग, हेल्थ फूड्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं जो है वो बताई गई। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है?
और यहां से जो प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट है उससे भी आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बड़ी न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही टाइमलाइन से निकाली गई, पीआईबी पे से पब्लिश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है जिसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस, जो उड़ीसा के ब्रह्मपुर से गुजरात के उड़ना जो है वहां तक चलने वाली है। ये कनेक्ट करेगी उड़ीसा को गुजरात से और गुजरात के स्टेशन सूरत से, जो सूरत जो अपने आप डायमंड वर्कशॉप्स के लिए जाना जाता है, एक ट्रेड सिटी के रूप। इसे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ट्रेन दी है इन 2 राज्यों को। ट्रेन लगभग 1700 से ज्यादा किलोमीटर का एरिया, 22 जिले और 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब ध्यान रखिएगा कि ऐसे मध्य प्रदेश होकर नहीं जाएगी, ऐसे इन बिटवीन मध्य प्रदेश थोड़ा सा देखने को मिलता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो बेसिक है कि कौन सी ट्रेन या ब्रह्मपुर उधमपुर अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो कहां से होकर गुजरेगी, किन राज्यों को कनेक्ट करेगी। अगली बड़ी न्यूज जो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन और पीआईबी से ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक को बर्थडे विश जो है वो एनिवर्सरी पे विश किया, जिनका नाम है रानी रश्मोनी। ये नाम शायद ही आप लोगों ने कहीं सुना, परंतु वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत ऐसे अनसंग हीरोज को सामने लेकर आ रहा है और उसी में एक नाम आता है रानी रश्मोनी। रानी रश्मोनी जो बिहार से बिलोंग करते थे। आइए इस न्यूज को थोड़ा सा समझते हैं। रानी रश्मोनी जो बंगाल पुनर्जागरण की एक प्रमुख शख्सियत के रूप में जानी गई। जन्म 1793 में और निधन 1861 में हुआ। इन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संस्थापक के रूप में जाना गया और इन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस को इस मंदिर का पुजारी जो है वो नियुक्त किया गया, जो बाद में एक बड़ा सेंटर बना। स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य निकल कर आए और भारत में रिलीजियस पुनर्जागरण रेनेसां में भी बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। जमींदारी और व्यापार को संभालने वाली एक महिला उद्यमी के रूप में से जाना गया। इन्हें लोक माता की उपाधि से सम्मानित किया गया और इस भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट और इनकी प्रतिमा स्थापित भी जो है वो की। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो फंडामेंटल क्वेश्चन, रानी रश्मोनी किस मंदिर के संस्थापक के रूप में जानी जाती है और इन्हें किस उपाधि से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। ये वो न्यूज है जहां से सवाल पूछे जाना, और एट लास्ट द लास्ट सेक्शन ऑफ द करंट अफेयर, और वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की? 1895, 1897, 1900 और 1905। करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेशन कैसा लगा ये बताना न भूलिएगा। इससे लगातार देखिएगा, इस हम आपको गारंटी करते हैं कि आपका करंट अफेयर से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आए। और एक और चीज, करंट अफेयर एक ऐसा भवसागर है जिसे अगर जहां देखोगे हर चीज नहीं दिखेगी, परंतु लिमिटेड समय में से पूरा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।